Atma Singh versus Gurmeet Kaur, 2017 case. प्लेंटिफ ओनर है और जॉइंट पोजेशन में भी है आधे शेयर ऑफ लैंड की, जो ओन करते हैं पाल सिंह। पाल सिंह सन है डिसीज नरेंद्र सिंह के। नरेंद्र सिंह के 3 सन्स हैं, आत्मा सिंह जो अपेलेंट है, मोहन सिंह जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, और पाल सिंह जो डिफेंडेंट नंबर 1 है। वो गुरमेज कौर है और वो वाइफ है नरेंद्र सिंह की। इस केस में जो डिस्प्यूट अकर हो रहा है उसमें नरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, वो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, और वो 1952 में डिसीज हो जाते हैं इंटरस्टेट। अपने पीछे वो छोड़कर जाते हैं 3 सन्स और अपनी वाइफ गुरमेज कौर को। गुरमेज कौर जैसे ही नरेंद्र सिंह डिसीज हो जाते हैं उसके इमीडिएटली बाद मैरिज कर लेती हैं एक इंद्र सिंह के साथ। अब पाल सिंह जो सन है नरेंद्र सिंह का, वो डिसीज हो जाता है 1972 में, वो भी इंटरस्टेट, मतलब उसने कोई विल नहीं बनाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मैरिड भी नहीं है और उसके बच्चे नहीं हैं। अब जो एस्टेट है पाल सिंह की वो म्यूटेट कर दी जाती है गुरमेज कौर उसकी मदर के फेवर में। यहाँ पे म्यूटेशन का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये शो करें कि लैंड जो है वो किसकी ओनरशिप में है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है और पाल सिंह के डिसीज होने के बाद ये जरूरी था कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कौन ओन करता है, इसलिए म्यूटेशन के बाद गुरमेज कौर जो उसकी मदर है उनके नाम पे प्रॉपर्टी म्यूटेट की जाती है। इसके बाद आत्मा सिंह जो अपेलेंट है वो सूट फाइल करते हैं। वो डिस्प्यूट करते हैं कि गुरमेज कौर को प्रॉपर्टी म्यूटेट नहीं की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट इस सूट को डिसमिस कर देता है और होल्ड करता है कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो कि गुरमेज कौर हैं, वो रियल मदर हैं पाल सिंह की और वो क्लास 1 एयर भी हैं, इसलिए पाल सिंह की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगी। इसके बाद अपेलेंट एक अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को रीअफर्म करता है और सेम ही रीजंस पे डिसीजन देता है अपना। हाई कोर्ट होल्ड करता है कि नरेंद्र सिंह की डेथ के बाद गुरमेज कौर अपना राइट लूज कर देती हैं नरेंद्र सिंह की एस्टेट में, क्योंकि वो रीमैरिज कर लेती हैं, लेकिन उनका राइट अपने सन पाल सिंह की प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का बरकरार रहता है, क्योंकि वो राइट इमर्ज करता है सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर। अब प्लेंटिफ अपेलेंट इस जजमेंट से अग्री होकर हाई कोर्ट के बाद अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी अपील को हमें यहाँ पर प्रेजेंट केस में पढ़ना है। अपेलेंट ये कंटेंशन देते हैं कि गुरमेज कौर जैसे ही रीमैरिज करती हैं वो नरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी में अपना राइट लूज कर देती हैं। वो ये भी कंटेंट करते हैं कि ना केवल नरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी में वो अपना राइट लूज करती हैं, पर जितने भी लीनियल डिसेंडेंट्स हैं नरेंद्र सिंह के, उनकी प्रॉपर्टी में भी राइट लूज कर देती है। इसीलिए वो ये कंटेंशन दे रहे हैं कि गुरमेज कौर इंटाइटल्ड नहीं है पाल सिंह की प्रॉपर्टी में ओनरशिप पाने के लिए या उस प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए। अपेलेंट ये भी सबमिट करते हैं कि जो नीचे के कोर्ट्स हैं उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 डिसएंटाइटल करता है डिफेंडेंट नंबर 1 को कि वो इनहेरिट कर सके पाल सिंह की एस्टेट को। वो ये बताते हैं कि 1972 में जब पाल सिंह डिसीज हो जाते हैं उस समय हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 फोर्स में था और डिफेंडेंट नंबर 1 को डिसएंटाइटल कर देता है नरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी से, जो फादर थे डिसीज के। लेकिन वो ये भी होल्ड करते हैं कि पाल सिंह की प्रॉपर्टी सक्सीड कर सकती थी डिफेंडेंट नंबर 1।
लेकिन रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट की इस सबमिशन को रिफ्यूट किया, डिनाई किया और ये कंटेंट किया कि जो प्रोविजंस हैं हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि सेक्शन 4 उसे ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। आगे उन्होंने ये सबमिट किया कि डिफेंडेंट नंबर 1 नेचुरल मदर है पाल सिंह की और इसीलिए वो राइटफुली इनहेरिट कर सकती थी उसकी एस्टेट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 डिफेंडेंट नंबर 1 जो कि गुरमेज कौर है, उन्हें डिसएंटाइटल करती है पाल सिंह की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से, सक्सीड करने से हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो सारे लीगल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करे जो हिंदू विडोज की रीमैरिज में बाधा डालती थी। इस एक्ट ने रीमैरिज को वैलिडिटी दी, लीगलाइज किया, ताकि जो बच्चे रीमैरिज के बाद पैदा हों उन्हें स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी मिल सके। ये एक्ट हिंदू विडो के लिए एक बेनिफिट क्रिएट कर रहा था जहां पर वो रीमैरिज कंसिडर कर सकते और उसी समय में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हिंदू विडो पर लगाई जा रही थी। ये रिस्ट्रिक्शन थी कि वो अपने पहले पति की प्रॉपर्टी में राइट लूज करती। इसका मतलब हिंदू विडोज में एक बेनिफिट भी क्रिएट हो रहा था और एक रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज की जा रही थी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 द्वारा। इस रिस्ट्रिक्शन को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है सेक्शन 2 जो बताता है राइट्स ऑफ विडो इन डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी टू सीज ऑन हर रीमैरिज। इस सेक्शन द्वारा हमें ये पता चलता है कि जितने भी राइट्स और इंटरेस्ट किसी भी विडो में क्रिएट हो सकते हैं जब उसका हस्बैंड डिसीज हो जाता है, वो खत्म हो जाएंगे, वो सीज हो जाएंगे। अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो इसका मतलब वो डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती, उसका मेंटेनेंस का राइट भी लूज होगा, या डिसीज्ड हस्बैंड के लीनियल सक्सेसर्स के थ्रू वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके, या विल या फिर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन के थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके। अगर वो रीमैरी करती है तो उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में बहुत लिमिटेड हो जाएगा, उसके पास पावर नहीं रहेगी कि वो प्रॉपर्टी को डील कर सके एज अ फुल ओनर और वो प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर पाएगी अगर वो रीमैरिज करती है तो। सेक्शन आगे बोलता है कि रीमैरिज पे ये सारे राइट्स सीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ऐसा माना जाएगा जैसे वो खुद भी डिसीज हो चुकी है। ऐसे में जो डिसीज्ड हस्बैंड है उसके नेक्स्ट एयर्स जो भी होंगे वही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएंगे, वही प्रॉपर्टी को सक्सीड कर पाएंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को इनैक्ट किया गया था जो अमेंड करता है और कोडिफाई करता है उस लॉ को जो रिलेटेड है इंटरस्टेट सक्सेशन से। ध्यान रखें ये एक्ट सिर्फ हिंदूज पे ही एप्लीकेबल है। इस एक्ट के सेक्शन 4 द्वारा हमें ये पता चलता है कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन 4 की वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, उस वीडियो को भी जरूर देखें सेक्शन 4 समझने के लिए। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने आगे ये ऑब्जर्व किया कि उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस किसे मिलेगा उस प्रॉपर्टी को लेकर जो पाल सिंह अपने पीछे छोड़ गए हैं। पाल सिंह डिसीज होते हैं 1972 में और क्योंकि पाल सिंह इंटरस्टेट डिसीज हुए थे इसलिए सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 सक्सेशन को गवर्न करेगा पाल सिंह के केस में।
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मदर क्लास 1 लीगल हेयर है सेक्शन 8 के अंडर। यहाँ पे ये भी देखा गया कि और कोई भी क्लास 1 हेयर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मदर ही प्रॉपर्टी सक्सीड करेगी पाल सिंह की। कोर्ट ने सेक्शन 8 को रीड किया स्केड्यूल के साथ, जो क्लास 1 हेयर्स के बारे में बताता है। अगर डिफेंडेंट नंबर 1 गुरमेज कौर ने रीमैरिज भी कर ली है, तब भी वो पाल सिंह की मदर ही रहेंगी। पाल सिंह पैदा हुए थे नरेंद्र सिंह से, जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे। डिफेंडेंट नंबर 1 की रीमैरिज होने के बावजूद भी वो पाल सिंह की मदर ही रहेंगी। पाल सिंह क्योंकि इंटरस्टेट डिसीज हुए थे, इसलिए सक्सेशन जब उनके लिए ओपन होगा तो सेक्शन 8 ही गवर्न करेगा उनकी एस्टेट को। डिफेंडेंट नंबर 1 जो गुरमेज कौर है, उनकी मदर, वही प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगी और पाल सिंह की सक्सेशन गवर्न नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा या प्रोहिबिट नहीं होगा सेक्शन 2 ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 द्वारा। ये सच है कि उसके सारे राइट्स जो डिसीज्ड हस्बैंड की प्रॉपर्टी में थे या प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर सक्सेसर्स में थे, वो सारे लूज हो जाएंगे अगर विडो रीमैरिज कर लेती है। लेकिन अगर वो इंटाइटल्ड है किसी लॉ के अंडर कि वो सक्सेशन में प्रॉपर्टी सक्सीड करें, तो सेक्शन 2 उसे गवर्न नहीं करता। सेक्शन 2 फ्यूचर सक्सेशंस को गवर्न नहीं करता जहां पर वो इंटाइटल्ड हैं किसी लॉ के अंडर। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया श्रीमती कस्तूरी देवी वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मदर को डिवेस्ट नहीं कर सकता सन की प्रॉपर्टी में से अगर वो चेस्ट नहीं रहती या रीमैरिज कर लेती हैं। इसी केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मुल्ला ने हिंदू लॉ 14th एडिशन में ये बताया है कि अनचास्टिटी और रीमैरिज दोनों ही ग्राउंड्स नहीं है जो किसी भी बार की तरह ऑपरेट कर सके और मदर को अपनी सन की प्रॉपर्टी सक्सीड ना करने दे। इसका मतलब यह है कि अनचास्टिटी या रीमैरिज एक मदर को अपनी सन की प्रॉपर्टी सक्सीड करने से नहीं रोक सकता। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जब हम बार ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं हिंदू विडो के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक स्पेशल, एक पेक्यूलियर, सेक्रेड और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को केटर करता है जो एग्जिस्ट करता है वाइफ और हस्बैंड के बीच में। शादी के बाद वाइफ एब्सोल्यूट पार्टनर हो जाती है और एक इंटेग्रल पार्ट बन जाती है हस्बैंड का। इसी प्रिंसिपल पे उसे एक्सक्लूड किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट ना कर सके हस्बैंड की जो डिसीज हो चुका है, और उसकी डेथ के बाद वो विडो रीमैरिज कर लेती है। ऐसा जब वो करती है तो वो अपने राइट्स रिलिंक्विश कर देती है, वो अपने राइट्स गिव अप कर देती है या अबैंडन कर देती है, जो उसे लिंक करता है अपने डिसीज्ड हस्बैंड से। बावजूद इसके कि हस्बैंड डिसीज्ड है और वो रीमैरिज करती है, एक न्यू फैमिली क्रिएट करती है, उसे डिसएंटाइटल किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी रिटेन कर सके अपने डिसीज्ड हस्बैंड की। लेकिन ये प्रिंसिपल जो हिंदू विडो और डिसीज्ड हस्बैंड के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं मदर और सन के बीच में। जो मदर है वो एक बहुत ही डिफरेंट पोजीशन पर खड़ी है विजावी सन। हिंदू लॉ नहीं प्रोवाइड करता कि अगर एक मदर रीमैरिज कर ले तो वो डिसएंटाइटल्ड हो जाती है सन की प्रॉपर्टी में से। ऐसा नहीं है। कोर्ट ने फाइनली यही होल्ड किया कि 1856 का सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है प्रेजेंट केस में। ये एक्ट सेक्शन 2 के अंडर किसी भी हाल में डिफेंडेंट नंबर 1 गुरमेज कौर का राइट टू सक्सीड द एस्टेट ऑफ पाल सिंह को डिफीट नहीं करता। रीमैरिज होने के बावजूद जो डिफेंडेंट नंबर 1 है गुरमेज कौर, वो पाल सिंह की मदर ही रहेंगी। गुरमेज कौर और पाल सिंह की रिलेशनशिप पे कोई रेपरकशन नहीं है
गुरमीत कौर की रीमैरिज का, क्योंकि वो क्लास 1 एयर है। एज अ मदर वो प्रॉपर्टी सक्सीड कर सकती हैं पाल सिंह की। कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि जो सूट फाइल किया गया था प्लेंटिफ द्वारा, वो नीचे की अदालतों में करेक्टली ही डिसमिस किया गया है। ने इस अपील में कोई मेरिट नहीं पाया और इसीलिए इस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है।